डियर स्टूडेंट्स, इस व्याख्यान में दो बिंदुओं पर चर्चा रहेगी। एक वाष्पीकरण और दूसरा सापेक्षिक आर्द्रता। वाष्पीकरण क्या है सभी छात्राओं को ऑलमोस्ट पता भी है, दैनिक जीवन में आप देखते आए हैं। वाष्पीकरण कहाँ ज्यादा होगा, किस स्थिति में ज्यादा होगा, किस स्थिति में कम होगा, ये भी हम यहाँ बताएंगे। वाष्पीकरण क्या है विद्यार्थियों को पता है, परंतु कई बार इसको शब्दों में नहीं बांध पाते कि वाष्पीकरण क्या है। यहाँ डायग्राम देखिए, ये जल है लिक्विड रूप में, द्रव के रूप में, और ये है आइस, बर्फ ठोस रूप में। पानी द्रव रूप में है यहाँ, और दूसरे में ठोस रूप में है। थोड़ा सा मैं पॉइंटर को रंगीन कर लेता हूं ताकि आपको देखने में सुविधा हो। तो ये द्रव रूप में है पानी, ये ठोस रूप में है। ये लिखा चेंज, किस में चेंज हो गया? यहां भी लिखा चेंज, किस में चेंज हो गया? वेपर और गैसियस फॉर्म। यानी जब पानी का द्रव रूप या ठोस रूप पानी के गैसीय अवस्था में या जल वाष्प में चेंज हो जाता है, बदल जाता है, उसे कहते हैं वाष्पीकरण। यानी वाष्पीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें पानी का द्रव रूप अथवा पानी का ठोस रूप जलवाष्प के रूप में परिवर्तित हो जाता है। लिखा इट इज द प्रोसेस बाय विच लिक्विड और सॉलिड वाटर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू वेपर और गैसियस फॉर्म। अब वाष्पीकरण को कई कारक प्रभावित करते हैं। पहला कारक है तापमान। सीधी सी बात है, तापमान ज्यादा होगा तो वाष्पीकरण भी अधिक होगा, और वायु के अंदर उस जलवाष्प को धारण कर रखने की क्षमता भी अधिक होगी, उसकी रिटेंशन कैपेसिटी भी अधिक होगी। हायर द टेम्परेचर ऑफ एयर, मोर विल बी द एब्जॉर्प्शन एंड रिटेंशन कैपेसिटी ऑफ एयर। यानी जितना अधिक तापमान होगा, वायु की उतनी ही ज्यादा पानी को अवशोषण करने की क्षमता और उसको अपने अंदर बनाए रखने की क्षमता उतनी ही अधिक होगी। अब टेम्परेचर, पृथ्वी पर जो ट्रॉपिकल रीजन है, उष्ण कटिबंधीय प्रदेश हैं, उष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में तापमान अधिक होता है, और उष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में तापमान अधिक होने के कारण यहां वाष्पीकरण अधिक होता है। पानी जलवाष्प को या पानी को अधिक एब्जॉर्ब, अवशोषित कर सकती है वायु, और उसको अधिक मात्रा में धारण भी कर सकती है। जबकि दूसरी ओर जो आपके पोलर रीजन है, ध्रुवीय क्षेत्र हैं, वहां पर तापमान कम होने के कारण वायु के अंदर पानी का अवशोषण करने की क्षमता और उसको बनाए रखने की क्षमता अपने अंदर, उसकी रिटेंशन कैपेसिटी कम होगी। और वास्तव में न केवल उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में और ध्रुवीय प्रदेशों में अवशोषण और अपने अंदर धारण करने की क्षमता में अंतर आता है, बल्कि ये अंतर दूसरी तरीके से भी हो सकता है। ये अंतर गर्मियों और सर्दियों में भी आपको देखने को मिलता है। आपने यहां ही देख लीजिए, हाई इवेपोरेशन समर, गर्मियों में अधिक वाष्पीकरण होगा और सर्दियों में कम वाष्पीकरण होगा। इसीलिए तो गर्मियों में बहुत अधिक जल्दी कपड़े सूख जाते हैं, सर्दियों में देर से सूखते हैं। और दिन और रात का भी देखिए, दिन के समय अधिक वाष्पीकरण होगा और रात्रि को कम वाष्पीकरण होगा। तो इस प्रकार देखते हैं कि तापमान वाष्पीकरण की क्रिया को प्रभावित करता है। तापमान अधिक होगा तो वाष्पीकरण अधिक होगा, और न केवल अधिक होगा बल्कि तापमान अधिक होने के कारण वायु के अंदर उस जलवाष्प को अपने अंदर बनाए रखने की, अपने अंदर अवशोषण किए रखने की क्षमता भी अधिक होगी। दूसरा, ड्राई एयर, शुष्क वायु।
ड्राई एयर हैज मोर पोटेंशियल टू एब्जॉर्ब एंड रिटेन वाटर एज कंपेयर टू वेट एयर। जो सूखी वायु है, शुष्क वायु है, शुष्क वायु का अर्थ है जिस वायु में पानी की कमी है। शुष्क वायु में जलवाष्प को का अवशोषण करने की और अपने अंदर उसको बनाए रखने की, उसको पकड़े रखने की, उसकी रिटेंशन की कैपेसिटी आर्द्र वायु की अपेक्षा अधिक होगी। पहली मान लीजिए आर्द्र वायु है, वो फालतू का पानी नहीं पिएगी, वही है आपका पेट पानी से भरा है, फालतू पानी पीने का आपका मन नहीं करेगा। अगर आपका गला सूखा हुआ है, आप प्यासे हैं, तो अधिक पानी भी पी सकेंगे। तो सीधी सी बात है कि इवेपोरेशन शुष्क वायु में अधिक होगा। शुष्क वायु जहां है वहां इवेपोरेशन वाष्पीकरण अधिक होगा इसकी तुलना में जहां वेट एयर है, या ये कह लीजिए जहां आर्द्र वायु है। इंडिया का एग्जांपल देख लीजिए। भारत में अप्रैल और मई के महीने में इवेपोरेशन अधिक होता है। क्यों? क्योंकि वायु में शुष्कता होती है, वायु पानी की प्यासी होती है। जुलाई और अगस्त में कम वाष्पीकरण होता है। क्यों? क्योंकि जुलाई और अगस्त में पहले ही आर्द्रता विद्यमान है, पहले ही जलवाष्प अधिक मात्रा में विद्यमान रहता है। तो शुष्क वायु अधिक वाष्पीकरण, आर्द्र वायु कम वाष्पीकरण। क्लाउड्स, यदि बादल छाए रहेंगे तो उसके कारण सोलर रेडिएशन, सौर विकिरण प्रभावित होगा। बादल छाए हैं, सौर विकिरण धरती पर आया नहीं या कम आया, यानी सीधी सी कह लीजिए धूप नहीं निकली, तो वाष्पीकरण कम होगा। और यदि आसमान स्वच्छ हुआ, क्लियर स्काई हुआ, स्वच्छ आसमान हुआ, तो सोलर रेडिएशन आएगी, तो एवेपोरेशन की मात्रा, ये वाष्पीकरण की मात्रा अधिक होगी। साइज ऑफ वाटर बॉडी, जो जल भंडार है या जल का क्षेत्र है, उसका साइज, उसका जो विस्तार भी प्रभावित करता है वाष्पीकरण को। जितना लंबा चौड़ा क्षेत्र होगा पानी का, उतना ही अधिक इवेपोरेशन होगा, उतना ही अधिक वाष्पीकरण होगा। इसके अतिरिक्त मूवमेंट ऑफ एयर, वायु की गति, यदि वायु चलेगी, यदि वायु में मूवमेंट होगी, जितना अधिक वायु में मूवमेंट होगी, जितना अधिक वायु चलेगी, उतना ही अधिक इवेपोरेशन होगा। क्यों? क्योंकि मान लीजिए वाटर बॉडी है कोई, और वाटर बॉडी से, यानी जल भंडार है, समुद्र है, सागर है, नदियां हैं, वहां से वायु आई और मान लीजिए वहीं आकर खड़ी हो गई, तो इवेपोरेशन कम होगा, क्योंकि उसने जितना पानी पीना था पी लिया। और वायु आई, वाटर बॉडी के ऊपर से गुजरी, पानी लिया, चली गई। फिर दूसरी वायु आई, प्यासी थी, पानी लिया, फिर वो भी चली गई। यानी जितना अधिक मूवमेंट होगा वायु में, जितनी अधिक गति होगी वायु की, शांत वायु में वाष्पीकरण को कम होगा। ये दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि जो संतृप्त वायु हो जाएगी, वो वहां से खिसक जाएगी, दूसरी वायु आ जाएगी, तो दूसरी वायु जलवाष्प धारण कर ही लेगी। छठे है सैलिनिटी ऑफ वाटर, जल का की लवणता। अध्ययन ये बताते हैं कि अधिक लवणीय पानी में वाष्पीकरण कम होता है, और अध्ययन ऐसा बताते हैं कि अधिक लवणीय पानी अगर होगा, अगर लवणता पानी में ज्यादा होगी, उसमें 5% का अंतर आ जाता है इवेपोरेशन में या वाष्पीकरण की क्रिया में। ये था टॉपिक आपका, वाष्पीकरण क्या होता है और वाष्पीकरण को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। अब दूसरा टॉपिक यहां रहेगा, ह्यूमिडिटी क्या होती है और ह्यूमिडिटी कितने प्रकार की होती है। ह्यूमिडिटी की मैं पीपीटी खोल लेता हूं। ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी में इसकी परिभाषा दी जाएगी। इसकी परिभाषा देने के पश्चात फिर हम इसका जो प्रकार हैं वो बताएंगे। ह्यूमिडिटी या आर्द्रता क्या होती है विद्यार्थियों? ये
डायग्राम यहां बनाया गया है और इस डायग्राम के अंदर ये पूरा का पूरा जो परिधि है, ये बाउंड्री है, इस बाउंड्री के अंदर वायु है और वायु के अंदर ये वाटर वेपर है, जलवाष्प हैं। ये वायु दिखाई गई है यहां इस परिधि के अंदर और ये वायु दिखाई गई है इस परिधि के अंदर और इस वायु के अंदर वाटर वेपर है। आप लोगों को भी पता है कि जलवाष्प या वाटर वेपर वायु में मौजूद रहते हैं। कैसे रहते हैं? जुलाई अगस्त में फ्रिज से ठंडा पानी गिलास में रख दो, 1-2 मिनट रखा रहने दीजिए, गिलास के बाहर पानी की बूंदें आपको दिखाई देंगी। तो वो पानी की बूंदें कहां से आई? वायु के अंदर जो विद्यमान था जलवाष्प, वहां से पानी की बूंदें आई। तो ह्यूमिडिटी या आर्द्रता क्या है, इसकी परिभाषा आप कैसे दे सकते हैं कि वायु में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा आर्द्रता कहलाती है। वायु में उपस्थित, ये वायु है इसके अंदर, इस बॉक्स परिधि के अंदर, इस बाउंड्री के अंदर, और इस वायु में जलवाष्प भी हैं, यानी वायु में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा कहलाती है आर्द्रता। वायु में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा आर्द्रता कहलाती है। और इसको मापा कैसे जाता है? इसको ग्राम पर क्यूबिक मीटर में मापा जाता है। ग्राम पर क्यूबिक मीटर। ये देखिए यहां ये एक बॉक्स बनाया है, इसमें 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा, 1 मीटर ऊंचा। तो इस 1 क्यूबिक मीटर में 18 ग्राम जलवाष्प है। तो ये मापन की पद्धति क्या हुई, मापने का तरीका क्या हुआ? 1 क्यूबिक मीटर वायु ले लीजिए और उसमें जलवाष्प की मात्रा, जलवाष्प कितना, जलवाष्प का कितना भार है वो ज्ञात कर लीजिए। तो वो हो जाएगा कि इतने 1 क्यूबिक मीटर वायु में इतने ग्राम जलवाष्प है। यानी वायु में जो आर्द्रता होती है उसको ग्राम पर क्यूबिक मीटर में, ग्राम प्रति घन मीटर में, हिंदी में बोले ग्राम प्रति घन मीटर में मापा जाता है। एक बार बार में आएगा, सैचुरेटेड पॉइंट ऑफ एयर क्या होता है? वायु का संतृप्त बिंदु क्या होता है? वायु का संतृप्त बिंदु क्या होता है? बहुत काम आएगा, ये बहुत ध्यान से समझने का है ये मामला। वायु का संतृप्त बिंदु क्या होता है? किसी विशेष तापमान पर, इसको मैं पढ़ के सुना देता हूं, थोड़ा बहुत अंग्रेजी भी सुनना सीखें। एट ए स्पेसिफिक टेम्परेचर एयर कैन होल्ड ए डेफिनिट लिमिट ऑफ वाटर वेपर। दिस स्पेसिफिक टेम्परेचर इज नोन एज सैचुरेटेड पॉइंट। किसी विशेष तापमान पर वायु में एक निश्चित मात्रा में ही जलवाष्प धारण करने की क्षमता होती है। किसी निश्चित तापमान पर या किसी विशेष तापमान पर, किसी खास तापमान पर वायु में कोई विशेष मात्रा में, एक निश्चित मात्रा में ही जलवाष्प धारण करने की क्षमता होती है। और वो तापमान कहलाता है सैचुरेटेड पॉइंट या संतृप्त बिंदु। थोड़ा सा मैं इसको और सरल कर दूं, यानी ये नहीं है कि वायु में अंधाधुंध कितना ही पानी आ सकता है, नहीं। अरे आप अपने को सोचो, आपको प्यास लगी है, आप 1 गिलास पी लेंगे, 2 गिलास, 3 गिलास, 4 गिलास, 5 गिलास, आपकी कोई ना कोई तो कैपेसिटी है ना, कोई ना कोई तो ऐसी सीमा होगी ना कि भाई उससे फालतू आप पानी नहीं पी सकते। ऐसा तो नहीं है कि आप 50 किलो पानी पी लेंगे। तो ठीक यही वायु का है, यानी वायु में पानी धारण करने की एक कैपेसिटी होती है, एक कैपेसिटी होती है, उससे फालतू पानी वायु नहीं ले सकती। कितनी वायु ले ली हमने? मान लीजिए हमने यहाँ 1 घन मीटर वायु ले ली। 1 घन मीटर वायु का अर्थ है 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा, 1 मीटर ऊंचा वायु का बॉक्स। 1 घन मीटर वायु ले ली
और ये वायु पानी पीती रही, पानी पीती रही, पानी पीती रही। एक समय ऐसा आया कि इसका पेट भर गया वायु का, और फिर देखा गया कि इस वायु में कितना पानी है। पानी पाया 18 ग्राम। ये 19वां ग्राम नहीं ले सकती, 18.5वां ग्राम नहीं ले सकती, 18.1 ग्राम नहीं ले सकती। और उस समय वायु का तापमान था, मान लीजिए 20 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस। और ये जो 20 डिग्री सेल्सियस है, ये संतृप्त बिंदु कहलाता है, संतृप्त बिंदु कहलाता है। यानी एक प्रकार से ये कह सकते हैं, जिस तापमान पर वायु पूर्ण रूप से पानी से भरी होती है, उस तापमान को संतृप्त बिंदु कहते हैं। या ये कह लीजिए, जिस तापमान पर आर्द्रता 100% होती है। 100% का मतलब है जितना उसको पानी चाहिए पीने के लिए, वो पूरी भरी हुई है। जब आर्द्रता 100% होती है, यानी पूरी भरी होती है, पूरी छकी होती है वायु पानी से, और उस समय जब वायु का हम टेम्परेचर नोट करते हैं, वो टेम्परेचर कहलाता है संतृप्त बिंदु, या ओसांक बिंदु भी इसको कह देते हैं। सैचुरेटेड पॉइंट मैंने बताया, पहले बताया कि ह्यूमिडिटी क्या होती है, वायु में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा आर्द्रता कहलाती है। उसके बाद बताया इसको ग्राम प्रति क्यूबिक मीटर में मापा जाता है। इसके बाद मैंने बताया कि संतृप्त बिंदु क्या होता है, यानी वह बिंदु, वह तापमान जिस पर वायु पूर्ण रूप से पानी से भरी होती है, उसमें और अधिक पानी धारण करने की क्षमता नहीं होती, वह तापमान कहलाता है संतृप्त बिंदु या संतृप्त तापमान। यानी संतृप्त का अर्थ है कि वायु पूरी तृप्त हो गई, वायु पूरी पानी से भर गई, ये संतृप्त शब्द का अर्थ है। आगे सैचुरेटेड एयर क्या है, इसी से संबंधित है। यानी सैचुरेटेड एयर क्या, व्हेन एयर हैज नो कैपेसिटी टू एब्जॉर्ब वाटर, एयर इज सैचुरेटेड एट 20 डिग्री सेल्सियस। जब वायु पूर्ण रूप से पानी से भरी होती है, वो कहलाती है संतृप्त वायु, यानी और पानी धारण करने की क्षमता इसके अंदर नहीं है। और यहाँ 20 डिग्री टेम्परेचर पर वायु सैचुरेटेड है। यहाँ 18 ग्राम इसको चाहिए, 18 ग्राम ही ये अधिकतम धारण कर सकती है, और 18 ग्राम ही पानी इसके अंदर है, तो ये संतृप्त वायु है। यानी जितना पानी वो धारण कर सकती है, उतना ही पानी अगर उसके पास अवेलेबल है, तो संतृप्त वायु कहलाएगी। और ये संतृप्त वायु कितने तापमान पर है, 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर है। और 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को क्या कहेंगे हम, संतृप्त बिंदु। हाँ, यदि वायु का टेम्परेचर बढ़ जाए, तो वायु संतृप्त अवस्था में नहीं रह पाएगी। मान लीजिए इस वायु का टेम्परेचर बढ़ जाए, इस वायु का हम टेम्परेचर कर दे 25 डिग्री सेल्सियस, तो इसके अंदर पानी धारण करने की क्षमता भी बढ़ जाएगी। यानी ज्यो ज्यो वायु का तापमान बढ़ेगा, त्यों त्यों उसके अंदर पानी धारण करने की क्षमता बढ़ेगी। और ज्यो ज्यो वायु का तापमान घटेगा, उसमें जलवाष्प, जिसको मैं बार बार में पानी बोल रहा हूं, जो जो जलवाष्प धारण करने की क्षमता, त्यों त्यों जलवाष्प धारण करने की क्षमता घट जाएगी। यानी टेम्परेचर बढ़ जाएगा, जलवाष्प धारण करने की क्षमता बढ़ जाएगी, टेम्परेचर घट जाएगा, जलवाष्प धारण करने की क्षमता कम हो जाएगी। यानी यहां अगर 20 डिग्री टेम्परेचर है, अगर इसका 25 डिग्री कर दें, तो ये 18 ग्राम से भी ज्यादा पानी धारण कर पाएगी। अगर इसका टेम्परेचर 25 कर दें, तो ये संतृप्त वायु नहीं कहलाएगी, क्योंकि हो सकता है इसके अंदर और पानी पीने की क्षमता बढ़ जाए। आगे इसी बात पर चर्चा होगी। After increasement in the temperature, the capacity of air to hold the water vapor will also increase. मैंने अभी बताया है, यदि वायु का तापमान बढ़ा देंगे, उसके अंदर जलवाष्प धारण करने की, जलवाष्प जज्ब करने की क्षमता भी बढ़ जाएगी। और इसके विपरीत भी बताया है, यदि वायु का तापमान घटा देंगे, उसके अंदर जलवाष्प धारण करने की क्षमता कम हो जाएगी। यह एक एग्जाम्पल दिया है। यदि हम मान लीजिए वायु का तापमान 25 डिग्री कर दें, इस वायु का तापमान, इस बॉक्स में जो वायु था, इसका तापमान 20 की बजाय 25 कर दें, तो 25 करने के बाद इसके अंदर 18 ग्राम पानी है, तो तब हम इसको सैचुरेटेड एयर नहीं कहेंगे, संतृप्त वायु नहीं कहेंगे। क्यों? टेम्परेचर बढ़ गया, तापमान बढ़ गया, तो इसके अंदर जलवाष्प धारण करने की क्षमता भी बढ़ गई, तो ये सैचुरेटेड एयर नहीं कहलाएगी।
और मान लीजिए इस वायु का तापमान 25 डिग्री हो गया और इसमें जलवाष्प धारण करने की क्षमता 22 ग्राम हो गई, तो जब 22 ग्राम पानी होगा यहां तभी ये सैचुरेटेड कहलाएगी। यानी 25 डिग्री इसका सैचुरेशन पॉइंट नहीं होगा, संतृप्त तापमान नहीं होगा। संतृप्त तापमान जब इसके अंदर 22 ग्राम आ जाएगा तब संतृप्त तापमान कहलाएगा। यानी सीधी सी बात है, वायु का टेम्परेचर बढ़ा देंगे, उसके अंदर पानी धारण करने की क्षमता, जलवाष्प धारण करने की क्षमता बढ़ जाएगी और वो जलवाष्प धारण करने की क्षमता बढ़ने के बाद वो अधिक पानी पिएगी और अधिक पानी पिएगी तो उसका जो सैचुरेशन का पॉइंट है, संतृप्त तापमान है, वो भी बढ़ जाएगा। अब यही वायु थी, यहां तापमान 5 डिग्री बढ़ गया, 25 हो गया और पानी कितना है, 18 ग्राम है। पी कितना सकती है, 22 ग्राम पी सकती है। जब इसके अंदर 22 ग्राम आ जाएगा तो ये संतृप्त हो जाएगी और इसका जो संतृप्त तापमान होगा 25 डिग्री सेल्सियस। अब ये मैंने चीजें बता दी हैं। और इसके विपरीत यदि वायु का तापमान घट जाएगा तो उसके अंदर पानी धारण करने की क्षमता घट गई। मान लीजिए इसका तापमान घट गया, 15 डिग्री हो गया और 15 डिग्री होने के बाद ये 15 डिग्री पर 18 ग्राम पानी नहीं पकड़ सकेगी, धारण नहीं कर सकेगी। हो सकता है इसकी 12 ग्राम कैपेसिटी रह जाएगी, 12 ग्राम कैपेसिटी रह जाए तो फालतू का पानी छोड़ देगी, जो कि संघनन के चैप्टर में पढ़ा जाएगा आगे। आगे आर्द्रता कितने प्रकार की होती है? आर्द्रता होती है 3 प्रकार की। एक सापेक्षिक आर्द्रता, निरपेक्ष आर्द्रता, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। दूसरा स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, इसको कहते हैं विशिष्ट आर्द्रता, रिलेटिव ह्यूमिडिटी। सापेक्षिक आर्द्रता। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी क्या होती है? The weight of actual amount of water vapor present in unit volume of air is called absolute humidity. यानी प्रति इकाई आयतन में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा कहलाती है निरपेक्ष आर्द्रता। प्रति इकाई आयतन में, और जैसा कि मैंने बताया इसको मापते हैं घन मीटर में। एक मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा, 1 मीटर ऊंचा वायु है। ये हो गया 1 घन मीटर वायु। 1 घन मीटर वायु में कितना जलवाष्प है? यहां 14 ग्राम जलवाष्प दिया है, तो यहां इस वायु की निरपेक्ष आर्द्रता हुई 14 ग्राम प्रति घन मीटर। यानी आयतन की इकाई क्या है यहां? घन मीटर। यानी इकाई आयतन में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा, और इकाई आयतन में जलवाष्प की मात्रा यहाँ 14 ग्राम है, तो ये हुई यहाँ की एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी या निरपेक्ष आर्द्रता। सीधी सी बात है, प्रति इकाई आयतन में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा निरपेक्ष आर्द्रता कहलाती है। इसको अमूमन ग्राम प्रति घन मीटर में मापा जाता है। और यहां इस वायु में 1 घन मीटर वायु में जो डायग्राम है, 1 घन मीटर वायु में 14 ग्राम जलवाष्प हैं। और दूसरे किसी विशेष तापमान पर वायु में जो जलवाष्प धारण करने की क्षमता की एक लिमिट होती है, जैसा कि मैंने पहले बताया है। ये नहीं है कि 1 घन मीटर वायु में अंधाधुंध जलवाष्प आता रहेगा, वो जज्ब करती रहेगी, वो समावेशित करती रहेगी या समाहित करती रहेगी या उसको अवशोषण करती रहेगी। एक लिमिट होती है। दूसरा है स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी में और स्पेसिफिक है विशिष्ट आर्द्रता। विशिष्ट आर्द्रता और निरपेक्ष आर्द्रता में थोड़ा सा अंतर है। इसमें क्या था? 1 घन मीटर वायु में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा। इसमें क्या है? इसमें है, बिल्कुल सरल भाषा में पहले बताऊं, फिर टेक्निकल भाषा में बता दूंगा। 1 किलो वायु में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा, बिल्कुल सरल भाषा में समझिए विशिष्ट आर्द्रता क्या होती है। या तो एक घन मीटर वायु में
यानी इकाई आयतन में, और यहां वायु का बोझ है। 1 किलो वायु में कितने ग्राम जलवाष्प है, वो विशिष्ट आर्द्रता होगी। थोड़ा सा इसको तकनीकी शब्दों में बोलें तो ये कह सकते हैं, इट इज द वेट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन यूनिट वेट ऑफ वाटर। इट इज जनरली मेजर्ड इन ग्राम ऑफ वाटर वेपर पर किलोग्राम। प्रति इकाई बोझ में जलवाष्प की मात्रा का भार, प्रति इकाई बोझ में, प्रति इकाई बोझ क्या हो गया, 1 किलो वायु का बोझ, और उसमें कितना बोझ है जलवाष्प का, वो कहलाती है विशिष्ट आर्द्रता। यानी प्रति इकाई बोझ, किसका बोझ, वायु का। प्रति इकाई वायु के बोझ में जलवाष्प की मात्रा का बोझ या भार कहलाता है विशिष्ट आर्द्रता। इसको आमतौर पर, जैसा कि मैंने बिल्कुल सरल शब्दों में बताया था, किलोग्राम, ग्राम प्रति किलोग्राम में मापा जाता है। ग्राम प्रति किलोग्राम का अर्थ है 1 किलो वायु में कितने ग्राम जलवाष्प है। स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी की, विशिष्ट आर्द्रता की खासियत ये है, ये टेम्परेचर के घटने या बढ़ने से या वायुदाब के घटने या बढ़ने से इसमें कोई अंतर नहीं आता। अब ये कितनी होती है, अगर थोड़ा सा इसका हम स्टडी को देखें, जो अध्ययन हुए हैं, जो ठंडी और शुष्क वायु होती है ध्रुवीय क्षेत्रों की, ठंडी एक्सट्रीमली कोल्ड एंड ड्राई एयर कोल्ड रीजन, वहां पर 0.2 ग्राम प्रति किलो जलवाष्प अमूमन देखने को मिलता है। और जबकि जो उष्ण प्रदेशों के की वायु होती है, गर्म और आर्द्र वायु होती है, बहुत गर्म और बहुत आर्द्र वायु होती है, वहां 1 किलो में 18 ग्राम तक जलवाष्प पाए जाते हैं। आगे है रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या है, सापेक्षिक आर्द्रता क्या है। सापेक्षिक आर्द्रता क्या है? It is the ratio of water vapor present in air at a specific temperature to its total retention capacity at that specific temperature. अब इसको हिंदी में सुन लीजिए। किसी विशेष तापमान पर वायु में जलवाष्प की मात्रा, किसी विशेष तापमान पर, मान लीजिए वही है कि तापमान है 20 डिग्री और उसमें पानी है 10 ग्राम। आगे एग्जांपल आए, किसी विशेष तापमान पर वायु में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा तथा उसी तापमान पर, तापमान मान लीजिए 20 डिग्री, तथा उसी तापमान पर उसमें अधिकतम पानी, अधिकतम जलवाष्प धारण करने क्षमता के अनुपात को हम कहते हैं सापेक्षिक आर्द्रता। दो चीजों का अनुपात है, कितना तो वायु में पानी है किसी खास तापमान पर, तापमान यहां हमने 20 डिग्री मान ले सोचा है, कितना वायु में पानी है टोटल अब, और कितना वो पी सकती है अधिकतम, उन दोनों का रेशियो कहलाता है, उन दोनों का जो अनुपात है वो कहलाता है रिलेटिव ह्यूमिडिटी या सापेक्षिक आर्द्रता। इसकी कोई मापन की इकाई नहीं होती, ये प्रतिशत में इसको व्यक्त करते हैं हम। अब यहां एग्जांपल से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए टेम्परेचर वायु का है 28 डिग्री और इस वायु में पानी है 10 ग्राम, यानी वो पहली लाइन बोली थी ना, किसी विशेष तापमान पर वायु में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा, किसी विशेष तापमान क्या हुआ 28 डिग्री सेल्सियस और उसमें जलवाष्प की मात्रा कितनी है 10 ग्राम, यानी किसी विशेष तापमान पर, विशेष तापमान 28 डिग्री और वायु में उपस्थित जलवाष्प 10 ग्राम, और उसी तापमान, कौन सा तापमान 28 डिग्री, उसी तापमान पर ये अधिकतम कितना ग्रहण कर सकती है, अधिकतम मान लीजिए ग्रहण कर सकती है 20 ग्राम, है 10 ग्राम, ग्रहण कर सकती है 20 ग्राम, तापमान सेम रहेगा, यानी 10 ग्राम इसकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी सापेक्षिक आर्द्रता क्या हुई 10:20, 10:20 का अर्थ है 10/20, और इसको प्रतिशत में व्यक्त करने के लिए गुणा कर देंगे 100,
तो इस वायु की सापेक्षिक आर्द्रता 50% हुई। यानी सीधी सी बात है कि जितना इसके अंदर पानी है उतना ही और जज्ब कर सकती है, उतना ही और अवशोषित कर सकती है। यानी अब वो क्लियर हो गया होगा आपको, किसी विशेष तापमान पर वायु में उपस्थित जलवाष्प 10 ग्राम है और उसी तापमान पर, यानी उस वो तापमान कितना 28 डिग्री, उसी तापमान पर कितना जज्ब कर सकती है, कितना अवशोषित कर सकती है, 20 ग्राम। यानी 10/20, 10/20, 10:20 को क्या कैसे लिख सकते हैं, 10/20, और इसको प्रतिशत में व्यक्त करना तो गुणा 100 कर देंगे, तो इसके अंदर 50% रिलेटिव ह्यूमिडिटी है। हाँ, यदि तापमान बढ़ जाएगा, ये जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वो बदलती रहती है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी, सापेक्षिक आर्द्रता बदलती रहती है। कैसे बदलेगी? जलवाष्प वाष्पीकरण की क्रिया द्वारा वायु में और पानी आ गया, 10 ग्राम था और इसके अंदर आ गया 14 ग्राम हो गया मान लीजिए, तो वायु की सापेक्षिक आर्द्रता बढ़ जाएगी। या वायु का तापमान बढ़ गया, इस वायु का तापमान बढ़ा दें तो सापेक्षिक आर्द्रता बदल जाएगी, इस वायु का तापमान घटा दें सापेक्षिक आर्द्रता घट जाएगी। कैसे? एग्जांपल दिए हैं मैंने, ये 3 कंडीशन बताई है मैंने। अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एयर इंक्रीजेस ड्यू टू इवेपोरेशन, यदि इवेपोरेशन की क्रिया से वायु में और पानी चला जाए, ये वायु थी यहाँ 28 डिग्री टेम्परेचर वाली, इसमें अगर और पानी समावेशित हो जाए वाष्पीकरण क्रिया द्वारा तो इसकी सापेक्षिक आर्द्रता बदल जाएगी। आगे एग्जांपल से समझाऊंगा मैं। दूसरा, रिलेटिव ह्यूमिडिटी डिक्रीजेस विद राइज ऑफ टेम्परेचर, रिलेटिव ह्यूमिडिटी डिक्रीजेस, रिलेटिव ह्यूमिडिटी घट जाती है यदि टेम्परेचर बढ़ जाए, और रिलेटिव ह्यूमिडिटी जिसको हम सापेक्षिक आर्द्रता कहते हैं बढ़ जाती है यदि टेम्परेचर गिर जाए। अब पहला एग्जांपल पहला लेते हैं। यदि यानी हम ये कहते हैं ना कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी एक जैसी नहीं रहती, बदलती रहती, 3 कारण बदलने के, इसमें और वाष्पीकरण द्वारा और पानी आ जाए, दूसरा इसका टेम्परेचर बढ़ जाए या इसका टेम्परेचर घट जाए। अब एग्जांपल ए में क्या लिया है, ये ए बी सी, इसी से लिया ए बी सी। ए में क्या है, टेम्परेचर एयर का था 28 डिग्री, वाटर ऑलरेडी कितना था 10 ग्राम, पहले एग्जांपल में 10 ग्राम था ना, वही उसी से उठाया है, 10 ग्राम है, 10 ग्राम। अब 10 ग्राम था, ये रिसीव्ड थ्रू इवेपोरेशन से 5 ग्राम और आ गया पानी। अब टेम्परेचर उतना ही है, 28 डिग्री है, इवेपोरेशन द्वारा 5 ग्राम पानी आ गया, तो नाउ टोटल वाटर वेपर, अब जलवाष्प कितना है 15 ग्राम। रिलेटिव ह्यूमिडिटी कैसे होगी, पहले 10 ग्राम था, अब इवेपोरेशन द्वारा, पहले 10 ग्राम कहां था, ये एग्जांपल दिया था मैंने अभी, ये यहां 10 ग्राम था, यानी 5 ग्राम और आ गया, 5 ग्राम और आने के बाद यहां और हो गया 15 ग्राम, तो 15/20, और 20 ये धारण कर ही सकती है, तो 15/20 गुणा 100, यानी 75% हो गई। यानी 3/4 पानी है, 1/4 पानी और ले सकते, पहले आधी प्यासी थी, आधा इसके पानी था, आधा वो और धारण कर सकती थी। दूसरा मैंने एग्जांपल दिया, यदि वायु का तापमान घट जाएगा, ये यहां बी में दिया था, रिलेटिव ह्यूमिडिटी डिक्रीजेस विद राइज ऑफ टेम्परेचर। बी, यदि टेम्परेचर बढ़ गया तो वायु जो सापेक्षिक आर्द्रता बदल जाएगी। टेम्परेचर था 28 डिग्री, टेम्परेचर हो गया वायु का 28 × 4 32 डिग्री। नाउ टोटल कैपेसिटी ऑफ वाटर वेपर, अब मान लीजिए, और मैंने पीछे बताया था कि जब वायु का तापमान बढ़ेगा उसके अंदर जलवाष्प धारण करने की क्षमता भी बढ़ जाएगी। पहले क्षमता कितनी थी 20 ग्राम, अब टेम्परेचर बढ़ने से इसके अंदर मान लीजिए 22 ग्राम पानी धारण करने की क्षमता हो गई, 22 ग्राम हो गई, पहले 20 ग्राम थी। वाटर अवेलेबल है 10 ग्राम, टेम्परेचर बढ़ गया था, यानी पानी धारण करने की क्षमता क्यों बढ़ी, जलवाष्प धारण करने की क्षमता क्यों बढ़ी, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ गया, पहले 20 से 22 हो गई। अब उपस्थित कितना है 10 ग्राम, धारण कितना कर सकती है, पहले 20 ग्राम कर सकती थी, टेम्परेचर बढ़ने के बाद अब 22 ग्राम धारण कर सकती है, 10/22 गुणा 100, तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी होगी 45.45%। पहले कितनी थी, बिल्कुल शुरू के एग्जांपल में कितनी थी 50%। यानी जब टेम्परेचर बढ़ जाएगा वायु की सापेक्षिक आर्द्रता घट जाएगी।
तीसरा एग्जांपल, यदि वायु का टेम्परेचर घट गया तो इसकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी, सापेक्षिक आर्द्रता बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी? वायु का टेम्परेचर था 28 डिग्री, शुरू में 28 डिग्री दिखाया था, बिल्कुल शुरू में देखिए, शुरू का एग्जांपल बार बार में देखिए, 28 डिग्री, वायु का तापमान घट गया, वायु का तापमान घटकर कितना हो गया? वायु का तापमान घटकर रह गया 10 ग्राम, सॉरी, वायु का तापमान घटकर रह गया 20 डिग्री सेल्सियस, 28 से 20 डिग्री हो गया। तो इसके अंदर पानी धारण करने की क्षमता भी घट जाएगी। पहले पानी धारण करने की क्षमता कितनी थी? पहले पानी धारण करने की क्षमता 20 ग्राम थी, हो सकता है अब इसकी पानी धारण करने की क्षमता हो जाए 15 ग्राम। तो टोटल पानी 10 ग्राम, पानी धारण करने की क्षमता घट गई क्योंकि टेम्परेचर घट गया, तो ये 15 ग्राम रह गई। 10/15 गुणा 100, 66.66%। तो इस प्रकार 66.66%। इस प्रकार जो सापेक्षिक आर्द्रता है, टेम्परेचर घटने से, बढ़ने से या वाष्पीकरण की क्रिया से, वाष्पीकरण द्वारा पानी के समावेशन से इसका जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वो बदलती रहती है। सापेक्षिक आर्द्रता जैसे कि मैंने बताया है, पुनः रिपीट कर देता हूं कि वायु में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा किसी खास तापमान पर और उसी खास तापमान पर वो कितना जलवाष्प धारण कर सकती है, इन दोनों के जो अनुपात है उनको कहते हैं हम सापेक्षिक आर्द्रता। तो ये आपका था वाष्पीकरण और सापेक्षिक आर्द्रता से संबंधित बिंदु। और जब भी आप आगे के लेसन पढ़ें, चाहे वृष्टि पढ़ें, चाहे संघनन पढ़ें, उनके पढ़ने से पहले इनको जरूर सुनें। थैंक यू।